साल 2008 क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट के डिस्कशन में एक दस्तावेज भेजा गया। 9 पन्ने के इस दस्तावेज के पहले पन्ने पर भेजने वाले का नाम लिखा था सातोशी नाकामोटो। नाम के नीचे एक डोमेन लिखी थी bitcoin.org, जिससे समझ आ जाता है कि ये दस्तावेज बिटकॉइन की वेबसाइट की तरफ से भेजा गया है। इस दस्तावेज का टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी। क्रिप्टो से जुड़ी हमारी खास सीरीज एक नया पैसा की धूम के बाद हम आसान भाषा में का एक और स्टैंड अलोन एपिसोड लेकर आए हैं। क्या होगा इसमें? बहुत कुछ। क्रिप्टो की जर्नी, कुछ टेक्निकल टर्म्स को हमारी आपकी भाषा में समझना और कई क्रिप्टो करेंसी से अंडर वन एपिसोड रूबरू होना। तो हम बात कर रहे थे bitcoin.org से भेजे गए एक दस्तावेज या एक व्हाइट पेपर की। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास में होता था ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वैसे ही समझ लीजिए दस्तावेज। बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी की पहली थ्योरी थी। लेकिन आप इसे पढ़ने मत बैठ जाइएगा। गणित के तमाम मुश्किल सवाल हैं इसमें, अलजेब्रा जैसी इक्वेशंस हैं और कंप्यूटर के लॉजिक गेट टाइप ढेरों डायग्राम भी हैं। और इस एक डॉक्यूमेंट से सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन के खोजकर्ता, आविष्कारक और संस्थापक तीनों हो गए। यहाँ पर स्लो क्लैप वाला मीम इंसर्ट करते, पर फाइनेंस थोड़ी सीरियस चीज है। वैसे इंटरेस्टिंगली क्रिप्टो के खोजकर्ता की खोज अभी बाकी है। मतलब वो कौन है, कहाँ रहते हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, हम कुछ नहीं जानता और पूरी दुनिया भी नहीं। आप खोज लाओ, मिले तो हमें भी बताना, क्या पता आपको भी छोटा मोटा इनाम 10 करोड़ रुपए की बिटकॉइन दे दें वो। खैर, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्टोरी के पहले सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले 2 महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी है। पहली ये कि क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल संपत्ति है, मतलब विनियमित नहीं है या किसी सरकारी नियमों में नहीं बंधी है। क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर भी नहीं है, जैसा हम आपको एक नया पैसा के कई एपिसोड्स में भी बता चुके हैं। साथ ही इसमें किया जाने वाला निवेश बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के जोखिमों के अधीन है। दी लल्लन टॉप और इस आसान भाषा में का हमारा पार्टनर कॉइनस्विच कुबेर किसी भी निश्चित रिटर्न या लाभ की गारंटी नहीं देता है। और दूसरी बात यह कि क्रिप्टो करेंसीज फिएट मुद्राओं से अलग हैं। क्रिप्टो एक ग्लोबल एसेट क्लास के रूप में तो बेशक काम कर सकता है, लेकिन इसके निकट भविष्य में फिएट मुद्राओं को प्रतिस्थापित करने की कोई संभावना नहीं है। फिएट करेंसी बोले तो जो सेंट्रल बैंक इशू करते हैं, जैसे रुपया, डॉलर, येन, यूरो आदि। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। आएगा आने वाला। आपको पता है दुनिया के कई बड़े आविष्कार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए थे। राइटर कम्युनिटी तो ये भी कहती है कि अच्छा साहित्य बुरे वक्त की देन है। तो यही हुआ क्रिप्टो के साथ भी। 2008 में अमेरिका में आया बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब रियल स्टेट से होता हुआ इंश्योरेंस, वहां से शेयर मार्केट और फिर पूरे अमेरिका में छा गया। लेकिन ये दानव जितनी चीजें निगल रहा था उतना बड़ा होता जा रहा था। मतलब अंत में ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खरपतवार की तरह खाने लगा। 15 सितंबर 2008 को यूएस की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक लेहमैन ब्रदर्स दिवालिया हो गई। ये टाइटैनिक का डूबना था, मतलब डूबने से पहले इसका टू बिग टू फॉल वाला हिसाब किताब था। पर इसका बिटकॉइन से क्या रिलेशन था? अरे रुको जरा, सब्र करो। तो 1 नवंबर 2008 को जो मेल सातोशी नाकामोटो ने किया था, उसमें उन्होंने लिखा था, मैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पर काम कर रहा हूं जो पूरी तरह पीयर टू पीयर है, बिना किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी के। अब देखिए, हमारा आसान भाषा में होता है पंचतंत्र सरीखा, मतलब कहानी के अंदर कहानी वाला फॉर्मेट। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीयर टू पीयर का मतलब समझते हैं। देखिए, अगर आप सीधे सब्जी उगाने वाले से सब्जी खरीदें तो वो हो गया पीयर टू पीयर, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सेंट्रलाइज। ना दुकानदार से सब्जी खरीदना नहीं ठहरा सेंट्रलाइज, तो फिर क्या ठहरा? सेंट्रलाइज मतलब पूरे देश में सब्जी उगाने वाले भी कहीं हो और सब्जी खरीदने वाले भी, लेकिन सब्जी बेचने वाला वो सिर्फ एक हो। साथ ही उस देश का नियम हो कि सब्जी उगाने वाले से डायरेक्ट सब्जी नहीं खरीदी जा सकती, आपको उस देश की इकलौती दुकान से ही सब्जी खरीदनी होगी। तो ये हुआ सब्जी खरीदने का सेंट्रलाइज सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम के सेंटर में एक व्यक्ति या संस्था है। कौन? ऑफ कोर्स दुकानदार। पूरे देश में सब्जी का लेन देन उसकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स अगर कोई सब्जियों की स्मगलिंग करना ना शुरू कर दे, पीछे अपार्ट सब्जी के मामले में तो नहीं, पर पैसों के मामले में हर देश में सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी पैसों का लेन देन उस एक सेंट्रलाइज संस्था की जानकारी के बिना नहीं हो सकता। और कौन है वो संस्था? सही पकड़े हैं, सेंट्रल बैंक।
नाम में थोड़ी क्रिएटिव होने में अर्थशास्त्रियों को ना जाने क्या दिक्कत है। खैर, दैट मेक्स अस सिंपल टू अंडरस्टैंड। खैर, इसी सब के चलते हमारे मिस्टर इंडिया सातोशी ने 2009 में कहा था, ये नया सिस्टम मतलब क्रिप्टो वाला पीयर टू पीयर सिस्टम प्रूफ पे बेस्ड है, ना कि भरोसे पर। बैंकों ने लगातार लोगों का भरोसा तोड़ा है। इनके रिजर्व में उतना पैसा नहीं होता जितना ये लोगों को कर्ज दे देते हैं। पारंपरिक मुद्रा के साथ दिक्कत ये है कि ये पूरी तरह भरोसे पर काम करती है। केंद्रीय बैंक पर भरोसा किया जाना चाहिए कि वह करेंसी को डिबेस ना करे, लेकिन फियाट मुद्राओं का इतिहास इस भरोसे के टूटने से भरा हुआ है। फियाट मुद्राएं मतलब वही जो इकलौता सब्जी वाला सेंट्रल बैंक इशू करता है। और सातोशी शायद फ्यूचरिस्टिक भी हुए जा रहे थे और बंदे ने नोटबंदी की भी एक तरह से चेतावनी दे डाली थी। बहरहाल, फर्दर सातोशी उवाच, ये नया सिस्टम बनाया ही इसीलिए गया था कि ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड रहे, माने कि इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को किसी सेंट्रल बैंक या अथॉरिटी पर भरोसा करने की जरूरत ना पड़े। तो इससे तो सेंट्रल एजेंसीज नाराज हो गई होंगी, चिढ़ गई होंगी ऑफ कोर्स, पर उसकी बात फिर कभी, हालांकि हम कई बार कर भी चुके हैं। अभी के लिए इतना ही कहना है कि मौत को और इनोवेशन को कौन टाल सका है भैया। चलते हैं अगले सेगमेंट पर। तो मुझे कबूल। 3 जनवरी 2009 को सातोशी ने 50 बिटकॉइन बनाए थे। ये बिटकॉइन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे, ना ही इन्हें खर्च किया जा सकता था। 9 दिन बाद यानी 12 जनवरी को शाम 6:15 पर सातोशी ने हॉल फिने नाम के एक क्रिप्टोग्राफर को पहला बिटकॉइन भेजा था। इस पर एक मैसेज भी एम्बेड किया हुआ था। मैसेज क्या था? चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। यही मैसेज क्यों? क्योंकि ये वाक्यांश दरअसल 3 जनवरी 2009 को लंदन टाइम्स में छपे एक लेख का शीर्षक था। इस लेख में ब्रिटिश सरकार द्वारा बैंकों को बेल आउट देने की बात कही गई थी। सातोशी की सयानपंती देखकर आपके मन में भी अक्षय कुमार वाला वो मीम फ्लैश किया ना? खैर, मीम सपाट। इसी के साथ बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन नेटवर्क शुरू हो गया। पहला बिटकॉइन पाने वाले हॉल फिने बिटकॉइन के डेवलपर ग्रुप के साथ काम करते रहे। हालांकि 2014 में पैरालिसिस के चलते हॉल की मृत्यु हो गई थी। मार्टी मेलमी सातोशी नाकामोटो के अलावा वो दूसरे आदमी थे जिनके नाम पर bitcoin.org सबसे पहले रजिस्टर्ड थी। बाद में जब सातोशी ने ये प्रोजेक्ट छोड़ा तो उन्होंने इस डोमेन की ओनरशिप नए लोगों के नाम कर दी। मार्टी 20 जनवरी 2009 को साइरस नाम से रजिस्टर हुए थे। उन्होंने अपने लैपटॉप से 55,000 बिटकॉइन माइन किए थे। मार्टी आज भी बतौर डेवलपर बिटकॉइन के साथ काम कर रहे हैं। अब तीसरे मीम की सोचिए, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। अच्छा, आपको पता है हम मीम्स की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीम्स और क्रिप्टो की भी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल चुकी है और ये रिश्ता क्या कहलाता है? NFT, बोले तो नॉन फंजिबल टोकन, जो हमारी स्टोरी का नायक बनने से इसलिए चूक गया क्योंकि हिपोक्रेसी की तरह ही वीडियो की लेंथ की भी तो सीमा होती है। लेकिन जब क्रिप्टो के स्पिन ऑफ आएंगे तो ब्रेकिंग बैड वाले वकील पर भी बेटर कॉल सॉल बनेगा। इनसाइड जोक फॉर बीबी लवर्स, अदर्स में इग्नोर। कारवा बनता गया। जैसे शोले के बाद डाकू वाली मूवीज की, DDLJ के बाद विदेशी लोकेशंस की, और दिस वन इज डार्क। दारू 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 वाले गीत के बाद ढिंचैक पूजा हो, सोनू मेरी डार्लिंगो, रानू मंडलो, ताहिर शाह हो और लेटेस्ट बी प्रैंक और टोनी कक्कड़ों की बाढ़ आ गई। वैसे ही 2011 में जब बिटकॉइन और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने लगा तो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी अस्तित्व में आने लगी। 2011 में लाइटकॉइन और 2015 में एक और पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एथेरियम अस्तित्व में आई। एथेरियम के फाउंडर्स की लिस्ट लंबी है। एंथनी डी आयोरियो लिखते हैं, एथेरियम की नींव 2013 में मैंने, विटालिक बुटेरिन, चार्ल्स हॉस्किंसन, मिहाई एलिसी और आमिर चेत्रित ने मिलकर रखी थी। हालांकि 2014 में जोसेफ ल्यूबिन, गेविन वुड को भी एथेरियम में बतौर फाउंडर जोड़ा गया था। एथेरियम के 8 को फाउंडर्स में से सिर्फ विटालिक बुटेरिन हैं जो अभी भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। चार्ल्स हॉस्किंसन और गेविन ने एक दूसरे को ही टक्कर देने वाली ब्लॉकचेन्स शुरू कर दी हैं। मेक मी रिमाइंड दी मूवी दीवार। हाँ, एंथनी डी आयोरियो, आमिर चेत्रित क्रिप्टो बिजनेस से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। मेक मी रिमाइंड ऑफ गुलजार, किसी जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे वो मोड़ अब भी वहीं पड़े हैं। विटालिक बुटेरिन रूसी मूल के हैं, यानी इनका प्रोफेशन क्या रहा होगा ये आप गेस कर सकते हैं। जी हाँ, हैकर, लेकिन सिर्फ मूल रशियन है, वैसे कैनेडियन है। तो ऑफ कोर्स कनाडा वाला टेम्परामेंट भी जोड़ दो तो बन जाता है एथिकल हैकर। अब आप कहेंगे कि हम जज कर रहे हैं, जर्नलाइज कर रहे हैं, प्री कंसीव नोशन रख रहे हैं, तो हम भी वोक, स्नोफ्लेक्स और कैंसिल कल्चर जैसे भारी भारी शब्द मार देंगे। इसलिए सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इट्स जस्ट अ पंच ऑफ ह्यूमर, क्योंकि कैनेडियंस को मॉडर्स बताने पर वो खुश होते हैं और रशियंस को
खैर आगे बढ़ते हैं। जहां और भी हैं, बिटकॉइन के अलावा जितने भी और क्रिप्टो कॉइन्स हैं उन्हें ऑल्ट कॉइन यानी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स कहते हैं, मतलब एथेरियम को भी। लेकिन सारी ऑल्ट कॉइन्स उसी डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिस पर बिटकॉइन बेस्ड है, पर कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इन्हें बिटकॉइन से एक कदम आगे ले जाती हैं। वो होता है ना, नई जनरेशन पिछली जनरेशन से एडवांस होती है। आईफोन के फीचर और बिग बॉस की भसड़ भी हर बार बेटर देन बिफोर रहती है। हाँ, हाउसफुल मूवी जैसे एक्सेप्शन भी हैं। इसलिए सब नहीं तो बिटकॉइन के बाद आई ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स की फंक्शनैलिटी बिटकॉइन से बेहतर है, ट्रांजैक्शन रेट्स कम है, स्केलिंग प्रोसेस आसान है और इनकी माइनिंग में मशक्कत और वक्त भी कम लगता है। बैक टू हमारे पंचतंत्र फॉर्मेट पर। स्केलिंग मतलब दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करने पर भी चीज का IRCTC सर्वर या रीसेंट इन्फोसिस ग्रस्त टैक्स रिटर्न ना बन जाना। तो बिटकॉइन का बेसिक स्ट्रक्चर इन नए ज्यादा फोकस्ड कॉइन्स के साथ कंपीट नहीं कर सकता, ये हम नहीं कहते, समाना कहता है। अच्छा, ऑल्ट कॉइन का माइनिंग प्रोसेस प्रूफ ऑफ स्टेक कहलाता है, मतलब ये भी बिटकॉइन से अलग है। इसमें इन्वेस्टर की माइनिंग पावर उसके पास मौजूद कॉइन्स की संख्या के समानुपाती होती है। समानुपाती को सामान्यीकरण की भाषा में कहें तो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं वाली बात। नई जनरेशन इस हमारे अमीर गरीब वाले रोने को नहीं समझेगी, इसलिए हमारे पास उनके लिए भी एक मेटाफर है कि जो वीडियो वायरल होता है वो और ज्यादा वायरल होता चला जाता है, वैसे ही जिसके पास ज्यादा कॉइन्स वो उतना ज्यादा प्रूफ ऑफ स्टेक का हकदार। अच्छा, ऑल्ट कॉइन इस प्रोसेस से ब्लॉक बनाने और नए ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने में वक्त भी कम लगता है। उदाहरण के लिए एक बिटकॉइन को माइन करने या ब्लॉक बनाने में करीब 10 मिनट लगते हैं, जबकि लाइट कॉइन को एक नया सिक्का बनाने में 2.5 मिनट लगते हैं। वहीं एक डॉज कॉइन सिर्फ 1 मिनट में बहुत से सिक्के बना सकता है। ऑल्ट कॉइन माइनिंग किसी भी कंप्यूटर से की जा सकती है, जबकि बिटकॉइन पर सिक्कों को माइन करने के लिए महंगे और बड़े हार्डवेयर की जरूरत होती है। तो क्लियर है कि यहाँ कदम कदम पर लाखों करेंसीज हैं। ओके, लाखों नहीं भी तो सैकड़ों हजारों। और अब आपको इनमें इन्वेस्ट करना है। कैसे करेंगे? इजी है, करेंसी एक्सचेंज से। इस आसान भाषा के हमारे पार्टनर कॉइनस्विच कुबेर इंडिया के सबसे बड़े करेंसी एक्सचेंजर हैं। हमारी ना मानो इन्वेस्टर से पूछो, कुल 1 करोड़ लोग कॉइनस्विच कुबेर के माध्यम से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं और आप कॉइनस्विच कुबेर के माध्यम से सिर्फ बिटकॉइन एथेरियम ही नहीं 6 दर्जन से भी अधिक क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सोचिए, कॉइनस्विच कुबेर पर 1 करोड़ भारतीय क्यों ट्रस्ट करते होंगे? एक नहीं कई कारण है। अव्वल तो अकाउंट बनाने से लेकर डिपॉजिट और विड्रॉल तक हर प्रोसेस इतनी आसान है जैसे 2 का पहाड़ा, जिसे याद करना आसान है और भूलना असंभव वाली हद तक मुश्किल। साथ ही कॉइनस्विच कुबेर सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स पर भी बहुत काम करता है, लेकिन इस सब के बावजूद यूजर इंटरफेस इतना सरल और साफ कि इन्वेस्ट करना ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने या कैब बुक करने जैसा आसान। यूजर इंटरफेस बोले तो यूजर यानी हम आप जैसे इन्वेस्टर्स का ऐप को लेकर अनुभव। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आज के आसान भाषा के लास्ट सेगमेंट पर। किताबें बहुत सी। देखिए, क्रिप्टो से जुड़े हुए बहुत से ऐसे जार्गन मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम आप जैसे आम लोगों के लिए काले अक्षर हैं, लेकिन हमने इन क्रिप्टो अक्षरों में से कुछ को डिक्रिप्ट करने का प्रयास किया है, जैसे कि एड्रेस। हमने पहले भी कहा था कि अर्थशास्त्र और क्रिएटिविटी का वही संबंध है जैसे ऑल्ट बालाजी और नैतिकता का। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एड्रेस वो जगह है जहां यूजर डिजिटल करेंसी भेजता और प्राप्त करता है। इस तरह ये एक बैंक अकाउंट की तरह है। आर्बिट्रेज। क्रिप्टो में तो अलग अलग एक्सचेंज के बीच का फायदा आर्बिट्रेज कहा जाता है। आसान भाषा में बताएं तो अगर दिल्ली में पेट्रोल का रेट 100 रुपया और मुंबई में 102 रुपया है तो एक जगह से ढेर सारा पेट्रोल खरीद कर दूसरी जगह बेच देना। हालांकि ये रिस्की भी बहुत है, आप पेट्रोल वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। एक तो जब तक आप खरीद बेच कर रहे हो तब तक पेट्रोल के दामों में अंतर आ सकता है, प्लस खरीद का मूल्य हमेशा बेचने से ज्यादा होता है। मतलब मुंबई में अगर पेट्रोल का रेट 102 रुपया है तो शायद आपको बेचने पर 101 रुपए ही मिले। तो ये खेल लो मार्जिन और हाई रिस्क वाला खेल है। ATH फुल फॉर्म ऑल टाइम हाई। सिंपल है ये भी कि करेंसी जब से लॉन्च हुई तब से आज की डेट तक में उसकी सबसे उच्चतम कीमत क्या रही है। ये टर्म शेयर मार्केट में भी शेयर्स और इंडेक्सेस के लिए यूज होता है। बियर बुल, ये दोनों टर्म भी शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी से टेप लिए गए हैं। देखिए, बुल या सांड नीचे से ऊपर वार करता है अपने सींगों से, मतलब उछाल का मेटाफर।
बियर या भालू ऊपर से नीचे वार करता है, मतलब गिरावट की उपमा। इससे ही समझना आसान होगा कि बियर्स वो लोग कहे जाते हैं जो फला डिजिटल करेंसी की वैल्यू गिरने से पैसा कमाते हैं, कमाने की सोचते हैं, जबकि बुल वो लोग कहे जाते हैं जो फला डिजिटल करेंसी की वैल्यू बढ़ने पर पैसा कमाते हैं या कमाने की सोचते हैं। इनको हिंदी में मंदड़िए और तेजड़िए भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसी करेंसी का भी हिसाब है। अगर उसकी वैल्यू गिर रही है तो मतलब करेंसी बियरिश, और बढ़ रही है तो बुलिश। एस्क्रोस थर्ड पार्टी को कहते हैं जो दो पार्टीज के बिहाफ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने पास होल्ड करती है। जैसे माना आपकी और एक अनजान व्यक्ति की शर्त लगी किसी बात पर, अब आप दोनों में भी कोई शर्त हारने पर मुकर सकता है। ऐसे में कोई तीसरा, लेकिन वो बिल्ली के बीच बंदर ना हो, जिम्मेदारी लेता है आप दोनों के पैसों को अपने पास रखने की, तब तक जब तक पता ना चल जाए कि शर्त कौन जीता। इसके एवज में वो जीतने वाले से 1-2% रुपए ले लेगा। ये आप दोनों के बीच का बंदर या क्रो, या टेक्निकल भाषा में कहें तो एस्क्रो हुआ। HODL, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स ने शब्द को डेवलप किया है। दरअसल ये होल्ड की गलत स्पेलिंग है, यानी ऑफ कोर्स अर्थ वही होल्ड वाला। Here comes the reference of Game of Thrones, Hodor. Insider joke for GOT lovers, others may again ignore. तो होडल का मतलब जब किसी करेंसी के दामों में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो मार्केट के लोग होडल करने को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म तो नहीं, लेकिन इसको कई लोग परिभाषित करने के लिए कहते हैं होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। टोल्ड यू, इनसे क्रिएटिविटी की उम्मीद करना ही बेमानी है। मार्केट कैप शॉर्ट फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जिसका मतलब है किसी एसेट की टोटल मार्केट वैल्यू। जैसे अगर किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और हर शेयर का मूल्य 9 रुपए, तो कंपनी की मार्केट कैप होगी 900 रुपए। ऐसे ही अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 9 रुपया प्रति कॉइन है और मार्केट में ऐसे कुल 100 क्रिप्टो कॉइन चलन में है, तो इस क्रिप्टो की मार्केट कैप हो गई 900 रुपए। सिंपल। अब अगर इस क्रिप्टो की वैल्यू बढ़कर 10 रुपया प्रति कॉइन हो जाए तो इस क्रिप्टो की मार्केट कैप हो गई 1000 रुपए। नूप्स एक स्लैंग है, मतलब जैसे हिंदी में तद्भव तत्सम होता है, वैसे ही नूब्स तद्भव है और इसका तत्सम है न्यूबीज। तो नूब्स मतलब नए बंदे, जैसे ड्यू वाले फुच्चास कहते हैं, वैसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री के लोग भी इसमें जुड़ने वाले नए लोगों को नूब्स कहते हैं। डोंट कंफ्यूज इट विद मूब्स, जो हमारे सिनेमा एडिटर मुबारक जी को हम प्यार से कहते हैं। रेक्ट, ये भी तद्भव है यानी स्लैंग, और तत्सम क्या है? रेक्ड, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ बर्बाद। तो इसे निकलने वाला शब्द रेक्ट का भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में वही अर्थ हुआ, मतलब जिनका अच्छा खासा पैसा क्रिप्टो ट्रेडिंग में डूब गया हो। व्हेल, समुंदर का नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और समुंदर की डॉन कौन? व्हेल। तो क्रिप्टो की दुनिया में भी व्हेल उपमा है सबसे बड़ी मछलियों के लिए। मतलब वो व्यक्ति या संस्थाएं जो काफी बड़े अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करती हैं उन्हें व्हेल कहा जाता है। जैसे मॉडेस्ट लोगों को कैनेडियन कहा जाता है और हैकर्स को, खैर छोड़िए। तो ये थे कुछ क्रिप्टो टर्म्स, कुछ इसलिए क्योंकि POW, POS और फोक जैसे कई टर्म्स अपने साथ बहुत सारा और भी ज्ञान लेकर चलते हैं, और उनकी बात करना मतलब एक ग्रंथ लिखना। क्रिप्टो अनंत, क्रिप्टो कथा अनंता। तो बेहतर है कि उसके लिए अलग से एपिसोड रखे जाएं। वैसे कोइंसिडेंटली हमारे पास कई ऐसे टर्म्स को समझने के वास्ते पहली एक सीरीज चल रही है, नाम है एक नया पैसा। साथ ही आप हमारे पार्टनर कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके भी अपनी क्रिप्टो की जानकारी को विस्तार दे सकते हैं और क्रिप्टो वर्ल्ड की लेटेस्ट खबरों से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। अब अंत में सबसे जरूरी बात, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अगर आप कॉइनस्विच कुबेर को डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपके कॉइनस्विच कुबेर के अकाउंट में 50 रुपए रेफरल बोनस के रूप में जुड़ जाएंगे, जिन्हें आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।